दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। इसमें हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत अपमार्जक, उर्वरक और विविध प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं और आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? आपको बताना है। ऑप्शन है वनस्पति तेल, मोबिल तेल, किरासन तेल या कटिंग तेल। तो सही उत्तर वनस्पति तेल। दोस्तों याद रखिएगा कि साबुनीकरण की क्रिया में वनस्पति तेल या वसा और कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास के जलीय विलयन को गर्म करके रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण होता है और ग्लिसरॉल मुक्त होता है। अगला प्रश्न है, साबुन ग्रीस को हटाता है कैसे? स्कंदन द्वारा, अधिशोषण के द्वारा, पायसीकरण द्वारा, परासरण द्वारा। तो सही उत्तर है साबुन ग्रीस को पायसीकरण के द्वारा हटाता है। दोस्तों पायसीकरण सामान्यतः ध्रुवीय समूहों युक्त लंबी श्रृंखला वाले यौगिक हैं। साबुन यानी सोडियम तथा पोटेशियम के वसीय लवण साबुन के अणु में दो भाग होते हैं। लंबी हाइड्रोकार्बन शाखा C17 से H35 जो कि वसा में घुलनशील है और जल में विलेय ध्रुवीय भाग यानी COO Na+ समूह पायसीकरण के दौरान साबुन का अध्रुवीय एल्किल समूह जो होता है तेल या ग्रीस को घोल देता है और ध्रुवीय समूह जल में घुल जाता है और जब इसे ठीक प्रकार रगड़ा जाता है तो ग्रीस छोटी छोटी बूंदे के रूप में जल में निलंबित हो जाते हैं और जल के बहाव में सरलता से बह जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कपड़े धोने के या कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट क्या हैं? तो सही उत्तर है सल्फोनेट, ऑप्शन डी। दोस्तों डिटर्जेंट आर्द्रक अथवा आर्द्रकों के यौगिक होते हैं जो तनुकृत अवस्था में सफाई के गुण को प्रदर्शित करते हैं। वस्तुतः ऐसे पदार्थ एल्किल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं और डिटर्जेंट कठोर जल में भी घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न है, अपमार्जक या डिटर्जेंट क्या है? आपको बताना है। साबुन, औषधि उत्प्रेरक या शोधन अभिकर्ता? तो सही उत्तर है शोधन अभिकर्ता। दोस्तों अपमार्जक साबुन से थोड़ा भिन्न सफाई करने वाले पदार्थ हैं। ये कठोर जल से कपड़ा धोने के काम आते हैं क्योंकि अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयनों के साथ कोई अविलेय अवक्षेप नहीं बनाते हैं। यही कारण है कि ये कठोर जल के साथ अधिक झाग देते हैं और मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल और गर्द निकाल देते हैं। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव घटाकर सफाई करते हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल और गर्द निकाल देते हैं। बिल्कुल सही है। कारण है अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ये बहुत ही दोस्तों यहाँ पर पृष्ठ तनाव बढ़ा नहीं देते हैं बल्कि घटा देते हैं। तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा लेकिन आर गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा दोस्तों जो साबुन या अपमार्जक होते हैं ये जल का पृष्ठ तनाव घटा देते हैं जिससे आसानी से जो मैल होता है वो निकल जाता है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल में अधिक झाग बना सकते हैं। कारण है कि कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण बनाते हैं। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है, देखिए कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट और सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं कि चूर्ण शुष्क रहे और दूसरा है चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे। तो इसमें से कौन सा सही कथन है? सही उत्तर है दोनों ही कथन सही हैं। एक और दो दोनों सही है। दोस्तों कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट मिलाने से क्षारकता बढ़ जाती है और सोडियम सिलिकेट मिलाने से चूर्ण क्रिस्टली हो जाता है जिससे कि वो शुष्क रहता है। अपमार्जक के बाद आइए उर्वरक यानी फर्टिलाइजर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न उर्वरकों में दोस्तों कथन और कारण से संबंधित है। आप देख सकते हैं कथन है आपका दोस्तों महत्वपूर्ण है। कथन है कि
पौधों की फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक हैं। कारण है कि 1 मीट्रिक टन जैव खाद मुश्किल से 2 से 3 किलो फास्फोरस की आपूर्ति करती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दोस्तों पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को मुख्य आवश्यक तत्वों के रूप में जाना जाता है, इसलिए इनकी आवश्यक मात्रा को उर्वरक के रूप में दिया जाता है। 1 मीट्रिक टन जैव खाद में मात्र 1.5 से 3 किलो फास्फोरस प्राप्त होता है, अतः इसकी पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का प्रयोग करेंगे? नाइट्रोजन, पोटेशियम, तांबा और लोहा। तो सही उत्तर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पादपों का एक आवश्यक तत्व है। गेहूं की फसल के लिए नाइट्रोजन उर्वरक एक परमावश्यक उर्वरक है। गेहूं की उचित हरितिमा तथा उचित विकास के लिए नाइट्रोजन अपरिहार्य है। अगला प्रश्न है, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वो क्या है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और फास्फोरस। तो सही उत्तर है हाइड्रोजन। दोस्तों उर्वरक या फर्टिलाइजर्स ऐसे रसायन होते हैं जो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। उर्वरक में मुख्यतः जो तत्व उपस्थित होते हैं उसमें स्थूल या मैक्रो पोषक तत्व नाइट्रोजन या नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बोरान, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम और जस्ता हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। नाइट्रोजन वृद्धि और विकास, आप देखिए सही है। फास्फोरस जड़ का विकास, पोटेशियम स्टेमेटा के खुलने और बंद होने का नियंत्रण और बोरान रोग प्रतिरोधकता। तो दोस्तों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पौधों के दीर्घ पोषक तत्व हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधों की वृद्धि और विकास रुक जाती है। पौधे फास्फोरस को प्राय फास्फेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। ये जड़ों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। और इसके अलावा दोस्तों पोटेशियम की स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बिल्कुल सही। और आप जान लीजिए कि बोरान पौधों का सूक्ष्म पोषक तत्व है। इसकी कमी से चुकंदर में हार्ट रोग, सेब में आंतरिक कार्क नामक रोग होता है। इसकी कमी से लेग्योमिनोसी कुल के पौधों की जड़ों में गुटिकाएं नहीं बनती हैं। और बोरान कई रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में सहायक है। तो इसमें सभी विकल्प आपके सही दिख रहे हैं, कोई भी विकल्प ऐसा नहीं है जो कि सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? आपको बताना है। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, अमोनियम सल्फेट। दोस्तों मृदा में अम्लता की माप मृदा के पीएच मूल्य के द्वारा की जाती है। पीएच मूल्य जितना कम होगा मृदा उतनी ही अम्लीय होगी। और इसमें आप देख लीजिए अमोनियम सल्फेट NH4 का ट्वाइस SO4 उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि यूरिया क्या है? तो सही उत्तर है यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र CONH2 का ट्वाइस है। यूरिया में लगभग 46.7% नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होता है और कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। तो यूरिया का एक अन्य नाम कार्बामाइड है। अगला प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन कितना उपस्थित होता है? तो 46.7 या 47%। अगला प्रश्न है, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन से हैं? तो आप जानते हैं दोस्तों, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो हैं यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो उत्तर है यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित रासायनिक उर्वरकों में कौन 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील है? देखिए अमोनियम सल्फेट, यूरिया, डाई अमोनियम फास्फेट या अमोनियम क्लोराइड। तो सही उत्तर यूरिया हो जाएगा। दोस्तों 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूरिया जल में अधिक घुलनशील होता है। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होती है?
तो सही उत्तर है 2.2 किलोग्राम। दोस्तों यूरिया में लगभग 46% नाइट्रोजन होता है। 460 ग्राम नाइट्रोजन उपस्थित होता है 1000 ग्राम यूरिया में। 1 ग्राम नाइट्रोजन उपस्थित होगा 1000/460 ग्राम यूरिया में। तो 1000 ग्राम नाइट्रोजन उपस्थित होगा कितना? 2.2 किलोग्राम यूरिया में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में रासायनिक उर्वरकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इसमें सही कथन आपको बताना है। वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और ये सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वो प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही है। और सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है वो तेल शोधन कारखानों का उप उत्पाद है, बिल्कुल सही। तो 2 और 3 आपके सही हैं। दोस्तों, भारत में रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक यूरिया का प्रयोग होता है और रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य सरकार द्वारा नियंत्रित है। अमोनिया जो यूरिया सहित विभिन्न नाइट्रोजनी उर्वरकों के निर्माण में काम आता है वो प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। औद्योगिक उद्देश्यों के लिए अमोनिया का उत्पादन हैबर विधि के द्वारा किया जाता है और इस विधि के तहत वायु से नाइट्रोजन और प्राकृतिक गैस से भी उत्पन्न हाइड्रोजन की अभिक्रिया द्वारा अमोनिया का उत्पादन होता है। सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है वो तेल शोधन कारखानों का उप उत्पाद है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक या अनुपयुक्त प्रयोग का क्या प्रभाव हो सकता है? यहाँ पर 3 कथन आपके दिए गए हैं। देखिए, नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों का मिट्टी में प्रचुरोद भवन हो सकता है, सही नहीं है। मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है, बिल्कुल सही। और भौम जल या ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट का निच्छालन हो सकता है। तो 2 और 3 आपके सही हैं। कैसे? तो आप जान लीजिए, कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण विभिन्न तरीकों से प्रभावित हो सकता है, जिसमें मिट्टी का अत्यधिक अम्लीय हो जाना, भौम जल की नैसर्गिकता नाइट्रोजन के निच्छालन से नष्ट हो जाना, जल में अन्य खनिजों का अत्यधिक पाया जाना या यूट्रोफिकेशन प्रमुख परिणाम हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? तो उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NH2 का ट्वाइस CO होता है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। यह एक रंगहीन गंधहीन ठोस पदार्थ है जो जल में अति विलेय है और बड़े पैमाने पर यूरिया का उत्पादन द्रव अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार कृषि में नीम आलेपित यूरिया या नीम कोटेड यूरिया के उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करती है? तो सही उत्तर है नीम लेप जो है मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। आप देख लीजिए, नीम आलेपित यूरिया के प्रत्येक कण में नीम के तेल का लेपन होता है जो मृदा में यूरिया के घुलने की दर को कम करता है, जिससे फसलों के लिए नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ जाती है। नीम लेपित यूरिया की अपेक्षाकृत कम मात्रा में आवश्यकता होती है और इससे फसल उत्पादन भी अधिक होता है। नीम लेपित यूरिया औद्योगिक प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, जिससे सब्सिडीकृत यूरिया के गैर कृषि उपयोगों में गैर कानूनी पथांतरण की संभावना बहुत कम होगी। अगला प्रश्न है कि DAP में कितने प्रतिशत फास्फोरस और नाइट्रोजन पाई जाती है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस। दोस्तों, डाई अमोनियम फास्फेट या DAP एक उर्वरक है जिसका रासायनिक सूत्र NH4 का ट्वाइस HPO4 होता है। इसके रासायनिक संगठन में 46 से 53% फास्फोरस और 18 से 21% नाइट्रोजन उपस्थित होती है। तो 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस जो है ये DAP में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? यूरिया, कैम, अमोनियम सल्फेट या NPK? तो सही उत्तर है NPK। दोस्तों, NPK जो है ये मिश्रित उर्वरक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? आपको बताना है। यूरिया, सोडियम सल्फेट, सुपर फास्फेट या पोटेशियम नाइट्रेट? तो सही उत्तर है सोडियम सल्फेट। दोस्तों, यूरिया, सुपर फास्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट रासायनिक उर्वरक हैं, जबकि सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। फसलों में पड़ी छिड़काव या पत्तों पर छिड़काव के लिए सबसे महत्वपूर्ण उर्वरक क्या है? सोडियम नाइट्रेट, यूरिया, DAP या पोटेशियम क्लोराइड? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा यूरिया।
दोस्तों आप जान लीजिए कि फसलों में पत्तों पर छिड़काव करने के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक यूरिया है। यूरिया कृषि में नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद के रूप में इसका प्रयोग होता है और ये फसलों में फोलियर छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक है। अगला प्रश्न है ह्यूमस उदाहरण है किसका? तो सही उत्तर है ह्यूमस दोस्तों, ये जैविक कोलाइड का उदाहरण है। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है आपको बताना है। आलू, गन्ना, सनई या चना? तो सही उत्तर है सनई। दोस्तों सनई और ढैंचा जो है ये हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त जो है ये फसलें हैं। और कृषि में हरी अविघटित सामग्री का उपयोग जब खाद के रूप में किया जाता है तो उसे हरी खाद कहते हैं। मृदा के लगातार दोहन से उसमें उपस्थित पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व नष्ट हो जाते हैं और इनकी क्षतिपूर्ति के लिए और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए हरी खाद एक उत्तम विकल्प है। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसलें सनई, ढैंचा, ग्वार, लोबिया, मूंग, उड़द और जंगली नील है। अब आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आते हैं। ये प्रश्न भी आपके परीक्षाओं की दृष्टि से अति संभावित और महत्वपूर्ण है। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे होता है आपको बताना है। तो सही उत्तर है CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन मनुष्य द्वारा निर्मित रसायन है जो वायु प्रशीतक आदि के काम आता है। ये ओजोन परत के क्षरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है, बिल्कुल सही है। ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है, सही है। दोस्तों यहाँ पर देखिए A और R दोनों सही हैं और RA का सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि आप जान लीजिए कि ओजोन अस्थायी होती है, जल में मिलाते ही एक ऑक्सीजन परमाणु विलग कर देती है जो ऑक्सीकरण के द्वारा जीवाणुओं को मारता है। अगला प्रश्न है फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है आपको बताना है। तो सही उत्तर है फोटो सेल। दोस्तों फायर अलार्म में फोटो सेल का उपयोग किया जाता है। इसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल या फोटो वोल्टेइक सेल भी कहते हैं। फोटो सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव का एक तकनीकी अनुप्रयोग है। ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है अग्निशमक में कौन सी गैस काम आती है। तो सही उत्तर कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न है आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है। तो उत्तर है सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने के सोडे पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। दोस्तों आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से उत्पन्न होती है। 2NaHCO3 प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस 2H2O प्लस 2CO2। तो याद रखिएगा खाने वाले सोडे या सोडियम बाइकार्बोनेट पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है जो आग बुझाने वाले संयंत्र में कारगर है। अगला प्रश्न है किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है। तो उत्तर है एल्यूमिनियम सल्फेट, ऑप्शन डी। दोस्तों अग्निरोधक कपड़ा बनाने में एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है। ऑप्शन है एलिथ्रिन, एट्रोपिन, 2-आइसोप्रोपाक्सीफिनाइल या बेंजीन हेक्साक्लोरोफिन। तो सही उत्तर है एलिथ्रिन, ऑप्शन ए। दोस्तों एलिथ्रिन संश्लेषित पाइरेथ्रोइड कीटनाशक है जो मच्छर भगाने वाली दवाओं में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रोलेथ्रिन एक सामान्य पीड़ानाशक है, पेशी शिथिलक है, मच्छर विकर्षक है या केशरंजक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये एक मच्छर विकर्षक है। दोस्तों प्लोरेथ्रिन एक प्रकार का पाइरेथ्राइड कीटनाशक है जो सामान्यतः मच्छर विकर्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। पाइरेथ्राइड स्तनियों कशेरुकी की तुलना में कीटों के लिए 2250 गुना अधिक टॉक्सिक होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है। पाइरेथ्रम, रोटिनोन, ईडे इफेड्रीन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है पाइरेथ्रम। दोस्तों पाइरेथ्रम एक प्राकृतिक कीटनाशक है जो मच्छरों के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर उन्हें प्रतिकर्षित करता है। अगला प्रश्न है मच्छर कॉइल में प्रयुक्त होने वाला पाइरेथ्रिन प्राप्त होता है कैसे। एक बीजीय पौधे से, एक कीट से, एक जीवाणु से या फिर एक कवक से।
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक बीजीय पौधे से। पायरेथ्रिन जो है प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ है जिसमें कीटाणुनाशक क्षमता होती है। ये एक बीजीय पौधे से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है। ऑप्शन है कांग्रेस घास, एलिफेंट घास, लेमन घास या नट घास। तो सही उत्तर है लेमन ग्रास। दोस्तों, लेमन ग्रास से सिट्रोनेला नामक तेल निकाला जाता है। इस तेल का उपयोग मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में, स्प्रे, लोशन या सिर्फ तेल के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। ऑप्शन है आपके एथाइल एल्कोहल, मिथाइल आइसोसाइनेट, पोटेशियम साइनाइड और एथाइल आइसोसाइनाइड। तो सही उत्तर है पोटेशियम साइनाइड से दोस्तों चूहे मारने का जहर बनता है। इसके अलावा चूहे मारने का जो जहर है वो जिंक सल्फाइड से भी बनता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन में रसायन विज्ञान के अंतर्गत अपमार्जक, उर्वरक और विविध प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के विज्ञान के जो है ये रसायन विज्ञान खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।